हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत शिक्षण के सिद्धांत इस विषय पर पढ़ाई करेंगे। हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो टीचिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में शिक्षण के अर्थ को जाना। हमने जाना कि शिक्षण का क्या मीनिंग होता है। हमने ये जाना कि शिक्षण का तात्पर्य सीखने से है। शिक्षण का संकुचित अर्थ हमने जाना। शिक्षण के व्यापक अर्थ को भी हमने पढ़ा है। विभिन्न विचारकों ने शिक्षण के संबंध में जो परिभाषाएं दी हैं वो भी हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है। इन सब को जानकर हमें ये पता चला कि शिक्षण जो है वह सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है। एक अच्छे शिक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ये भी हमने पढ़ा और इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाया है। हमने शिक्षण के उद्देश्य को, पर्पस ऑफ टीचिंग, इसको भी पढ़ा। इसके संबंध में हमने जाना कि शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत ये आता है कि छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए, बालकों को क्रियाशील और संवेदनशीलता को उनमें बढ़ाना चाहिए, बालकों की शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करनी चाहिए। अब इन सब बातों को जानने के बाद ही अब हमें शिक्षण के सिद्धांत को समझने में आसानी होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ाई शुरू करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो टीचिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारा पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता, एक्टिवनेस, इसका अर्थ होता है क्रिया करते हुए सीखना। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत टीचर को अपने टीचिंग का काम जो है वो इस तरह करना चाहिए जिसमें स्टूडेंट एक्टिव रहे और टीचर भी एक्टिव रहे। वही शिक्षण प्रक्रिया सफल मानी जाती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्रियाशील होते हैं, दोनों ही एक्टिव रहते हैं। अब स्टूडेंट कैसे एक्टिव रहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि टीचर कुछ पढ़ा रही है और यदि वो केवल लेक्चर मेथड के द्वारा किसी टॉपिक पर आके टॉपिक का नाम बता देती है और केवल वो अपना लेक्चर देना शुरू कर देती है, तो वो शिक्षण जो है वो अधूरा होता है। इसमें एक्टिवनेस लाना चाहिए, क्रियाशीलता लानी चाहिए। इसमें होना चाहिए कि जैसे टीचर पढ़ा रही है तो बीच बीच में बच्चे जो है उनसे प्रश्न पूछे। टीचर का भी ये काम है कि वो स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया को भी जाने, समझे, उनसे उस टॉपिक पर, उस पॉइंट्स के बारे में चर्चा करे, डिस्कशन करे। तो ये सब बातें जो हैं, क्रियाशीलता के जो सिद्धांत हैं, ये एक अच्छे टीचिंग में होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा टीचिंग जो है वह सफल हो पाता है। तो हमने जाना कि क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है ये अच्छे शिक्षण के लिए ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे को मोटिवेट करना। ये प्रेरणा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक शाब्दिक प्रेरणा, जैसे कि शाबाश, अच्छा, ऐसे अच्छे अच्छे उत्तम शब्दों का प्रयोग करना। और ये जो प्रेरणा है ये अशाब्दिक प्रेरणा भी होती है, जैसे हम किसी को दंड देते हैं या कोई पुरस्कार देते हैं। शाब्दिक का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी को बोल के, शब्दों के द्वारा, वर्ड के द्वारा आप कुछ बोलते हैं और उस अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो है शाबाश, अच्छा, गुड, वेरी गुड, तो ये जो है शाब्दिक शब्दों में जो हम बोलते हैं, अपने वर्ड्स में जो हम बोलते हैं, वो हमारा हो गया शाब्दिक प्रेरणा। और अशाब्दिक प्रेरणा के अंतर्गत जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को दंड देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो ये अशाब्दिक प्रेरणा के अंतर्गत आती है। तो प्रेरणा भी
किसी भी एक अच्छे टीचिंग के लिए टीचर को बच्चों में प्रेरणा का सिद्धांत भी अपनाना चाहिए। जब बच्चा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए प्रेरित रहेगा, उसमें उसके प्रति मोटिवेशन रहेगा, तो तभी जाकर टीचिंग जो है वह अच्छा से संपन्न हो पाएगा। जब टीचर अपने जो टॉपिक है उसको उसके डेली लाइफ से जोड़ के बताए, उसको ये बताए कि आप जो ये पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने का इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट है, इसे हम कैसे अपने डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में, इन सब चीज़ों को के द्वारा बताकर बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। तब जाकर हमारा शिक्षण जो है वह प्रभावशील होता है। शिक्षण के सिद्धांत में प्रेरणा का गुण अति महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चे को जो बता रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर वो टॉपिक उसके डेली लाइफ से होगा, अगर वो टॉपिक पढ़ने का उसे स्टूडेंट को लगेगा कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का हमारे फ्यूचर में भी बेनिफिट होगा, उससे हमारा फ्यूचर में हमें काम आएगा, तो इस तरह बातें बोल करके हम बच्चे को अभी प्रेरित कर सकते हैं, उसके अंदर प्रेरणा डाल सकते हैं। और इसमें दूसरी बात यह भी आती है कि बच्चे को जब हम कोई अच्छा काम करता है तो उसे हम गुड बोलते हैं, वेरी गुड बोलते हैं। तो इस तरह अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके भी बच्चे को हम प्रेरित कर सकते हैं। तो जब भी हम भी जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को जब हम उसके किए गए काम के लिए तारीफ़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और जब हमारी काम की तारीफ़ होती है तो हम उसके बाद उस आगे के जो काम होते हैं उसे भी बहुत ही मन लगाकर अच्छे से करते हैं। तो प्रेरणा में बहुत ही ताकत होती है, जो बच्चे की शिक्षण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लास में जब आप पढ़ा रहे हों, एक अच्छे टीचर को जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे से जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका बच्चा अगर जवाब देता है तो आप उसे गुड, वेरी गुड कह सकते हैं। तो बच्चे को लगता है कि इस तरह आप एक टीचर होने के नाते बच्चे से अटैचमेंट भी होता है और बच्चे को अच्छा लगता है और बच्चा आपकी बात को और भी अधिक गौर से सुनता है। तो इससे बच्चा प्रेरित होता है। और जैसे बच्चे को हम कोई पुरस्कार देते हैं, बच्चा क्लास में फर्स्ट आया या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हमने होमवर्क दिया, बच्चे ने अच्छे से होमवर्क किया तो उसे हम वेरी गुड लिख के दे दिए, या कोई कंपटीशन होता है क्लास में, आप ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं या ऐसे कंपटीशन होता है, तो इस तरह अगर हम कोई एक्टिविटी कराते हैं और शिक्षण करवाते हैं तो उसमें बच्चा यदि को हम पुरस्कार देते हैं, ये हमारा अशाब्दिक प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं, तो भी शिक्षण प्रभावशाली होता है। क्योंकि पुरस्कार पाकर हर व्यक्ति को अच्छा लगता है और जब वो लगता है कि हमने इतना अच्छा काम किया तो हमें पुरस्कार मिल रहा है, तो अगली बार हम और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो प्रेरणा का सिद्धांत भी शिक्षण के अंतर्गत होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है रुचि का सिद्धांत। प्रेरणा और रुचि, इन दोनों में थोड़ा सा जुड़ाव ज़रूर है, लेकिन रुचि के सिद्धांत में हमारा थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है। जैसे हम इसमें लिखा है कि जिस कार्य में हमारा मन लगे उसमें हमारी रुचि होती है। और रुचि का सिद्धांत का भी यही अर्थ होता है कि शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सीखने वाला पूरी रुचि, ध्यान और समय होकर सीखे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सीटेट, जो कि आप जान रहे हैं कि बीएड करने के बाद अगर हमें टीचर बनना है तो सीटेट का हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, टीचर बनने की योग्यता। तो अगर कोई बच्चा सीटेट के लिए, हम उस बच्चे को अभी प्रेरित करते हैं, हम ये बताते हैं कि हम बच्चे को सीटेट के लिए तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। बच्चा जो है, टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को शिक्षण दे रहा है सीटेट के बारे में, यानी कि सीटेट के लिए वो तैयारी करवा रहा है। तो
टीचर जो है वो अभिप्रेरित करके उसे ये कहता है कि आपको सीटेट की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बीएड कर लेते हैं तो आपको टीचर बनने के लिए सरकार ने नए नियम के अनुसार हर बीएड कैंडिडेट को 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए सीटेट पास होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे पास करने के बाद आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह आपके फ्यूचर के लिए ये काफ़ी बेनिफिट है। इन सब बातों को बोलकर हम बच्चे को अभिप्रेरित करते हैं, तो उसको हम प्रेरणा तो दे दिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर सीटेट के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले हर टॉपिक के बारे में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है उसमें स्टूडेंट की रुचि भी हो? नहीं, बच्चा के अंदर मोटिवेशन हम डाल रही है कि बच्चे को सीटेट करना चाहिए, क्योंकि वो उसके फ्यूचर के लिए, वो उसको आगे नौकरी प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। तो हमने उसे अभिप्रेरित किया, लेकिन रुचि के सिद्धांत में ये होगा कि सीटेट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर को उस सब्जेक्ट्स में रुचि ही हो। जैसे सीटेट में हम जानते हैं कि मैथ्स पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे शिक्षण के लिए, चूँकि हम सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं, एक टीचर होने के नाते हम बच्चे को सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे को अभिप्रेरित तो किया ही जाना चाहिए एक अच्छे शिक्षण के लिए। साथ ही साथ उसके अंदर मैथ्स के प्रति रुचि भी पैदा करनी चाहिए, तभी जाकर हमारा शिक्षण प्रभावशाली होगा। क्योंकि जनरली आप देखिएगा आर्ट्स के बच्चे को मैथ्स में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन चूँकि सीटेट करना है हमने उसे अभिप्रेरित कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर मैथ्स जो वो नहीं भी पसंद करता है उसके प्रति भी उसके अंदर रुचि पैदा करनी होगी, तब जाकर वह सीटेट की तैयारी अच्छे से कर पाएगा। वो सीडीपी जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसके प्रति भी उसके अंदर रुचि पैदा करनी चाहिए। तो ये होता है हमारा रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत एक टीचर जो है शिक्षण सामग्री जो है, टीएलएम जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, शिक्षण सामग्री जो है, उन सामग्री को प्रयोग करके भी अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बना सकता है। बच्चे के अंदर उस टॉपिक को समझने के लिए रुचि पैदा कर सकता है। वह स्टोरी बुक्स जो है उनके माध्यम से छोटे बच्चे को अगर पढ़ाया जा रहा है तो स्टोरी बुक्स को के द्वारा पढ़ाकर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। टीचिंग मेथड्स जो होते हैं इसके द्वारा भी रुचि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ जो है रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसे एक टीचर को अपनाना चाहिए। एक शिक्षण मेथड्स में, शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि शिक्षण जो है, हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों के अंतर संबंध के सफल संचालन से पूर्ण हो पाता है। तो जब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा होगा, टीचर स्टूडेंट को अभिप्रेरित भी कर देगा, मोटिवेट भी कर देगा, और वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के प्रति स्टूडेंट के मन में रुचि भी पैदा कर देगा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और तब बच्चा उस टीचर के बात को बहुत अच्छे से समझेगा, ध्यानपूर्वक समझेगा। मॉडल्स के द्वारा, कहानियों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, इन सब के द्वारा बच्चे के अंदर सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा की जाती है, टीचिंग मटेरियल्स के द्वारा, मेथड्स के द्वारा। तो ये सब हमारा रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं कि एक अच्छे शिक्षण में रुचि का सिद्धांत भी होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जब भी टीचिंग किया जाता है, करवाया जाता है, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य ज़रूर तय होना चाहिए। जब हम किसी भी काम को करते हैं, टीचिंग ही नहीं, जब हम मान लीजिए किसी भी काम को करते हैं, तो उस काम को करने का जब हमारे पास उद्देश्य
तय होता है, हमें उसे उद्देश्य को पता होता है कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो टीचर को, चूँकि टीचिंग की क्रिया में टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों का ही योगदान होता है और टीचिंग का काम टीचर करते हैं, तो टीचिंग में टीचर को निश्चित उद्देश्य का पता होना चाहिए कि वह टीचर जो भी पाठ को पढ़ा रहा है उस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तभी जाकर टीचर उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बच्चे को के अंदर अभिप्रेरणा को जगा सकेगा, बच्चे के अंदर रुचि को जगा सकेगा, बच्चे को क्रियाशील बना सकेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये सारे एक्टिविटी करना, ये सारे एक्शन लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है ये है। जब उद्देश्य तय होगा तभी तो हमें उसके प्रति हम एक्शन लेंगे। तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी एक अच्छे शिक्षण के अंतर्गत होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि टीचर जो है किसी दिन कोई टॉपिक पढ़ा, ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक को पढ़ाने का कोई थ्योरेटिकल ही कुछ उद्देश्य हो सकता है कि उस दिन टीचर जो पढ़ा रहा है उसका मनोरंजन कराने का उद्देश्य हो। तो ये सब चीज़ तय होनी चाहिए। बच्चे के अंदर चिंतन क्षमता को जागृत करना है, तो ऐसे टॉपिक जो बच्चे के अंदर चिंतन क्षमता को जागृत करना है या मनोरंजन करने के उद्देश्य से करवाया जा रहा हो, तो पहले निश्चित उद्देश्य तय करना चाहिए, तब जाकर हमारा शिक्षण जो है वह प्रभावशाली होता है। इसके बाद हमारा आता है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। नियोजन का मतलब हो गया प्लानिंग करना। एक अच्छा शिक्षण तभी प्रभावशाली हो सकता है जबकि वह प्लानिंग वे में किया जाए। इसी के लिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि अभी तो आप बीएड कर रहे हैं और बीएड के अंतर्गत टीचर को लेसन प्लान, पाठ योजना जो है वो तैयार करवाई जाती है। तो ये पाठ योजना ही नियोजन है। पाठ योजना क्या होती है? पाठ योजना में टीचर जो है वो 35 मिनट या 45 मिनट, जितने भी मिनट का क्लास होगा, उस 35 मिनट के अंदर टीचर जो टॉपिक को पढ़ाने आया है उस टॉपिक को प्लानिंग वे में तय करके लेसन प्लान बनाया जाता है। लेसन प्लान में निश्चित उद्देश्य तय किए जाते हैं, शिक्षण सामग्री तय किए जाते हैं, शिक्षण विधि, जो विधि के द्वारा आप अपने टॉपिक को बच्चे को बताने वाले हैं वे सारे कुछ आपके लेसन प्लान में लिखे होते हैं। और बच्चे का किस तरह मूल्यांकन करना है, बच्चे को किस तरह एक्टिव करना है, बच्चे से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, बच्चे की एक्टिविटी कैसी होगी, हर एक कुछ लेसन प्लान में तय होती है। तो उन सब इसलिए बच्चे बीएड के स्टूडेंट्स को लेसन प्लान बनवाना सिखाया जाता है ताकि टीचर जो है वो उस लेसन प्लान को अच्छे से जाने समझे और जब वो टीचिंग करे तो उस लेसन प्लान के अनुसार बच्चे को बताए, क्योंकि लेसन प्लान में नियोजन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही पाठ योजना तैयार की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक अच्छे शिक्षण में नियोजन का सिद्धांत होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि किसी भी काम को टीचिंग ही नहीं, किसी भी काम को जब हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो वो हमारा काम इफ़ेक्टिव बनता, हमारा काम अच्छे से होता है, हमें उस काम को करने में सफलता मिलती है। तो ठीक उसी तरह एक शिक्षण के लिए भी, एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए भी नियोजन का सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लानिंग वे से किया गया काम हमें सफलता दिलाता है। इसलिए पाठ योजना तैयार की जाती है। ये टीचर को पता होता है कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, प्रस्तावना हमें कैसे करनी है, हमें टॉपिक तक कैसे पहुंचना है, हमारी टीचिंग का आज जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है।
उसके अंतर्गत हम किस शिक्षण सामग्री को प्रयोग करेंगे, चार्ट बनाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड में किस तरह हमने क्या लिखना है, किस तरह करना है, कब टीचिंग मटेरियल्स का प्रयोग करना है, किस शिक्षण विधि के द्वारा हम बच्चे को पढ़ाएंगे, किस तरह हम मूल्यांकन करेंगे, होमवर्क क्या देना है। तो ये सब कुछ नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक सफल शिक्षक वही माना जाता है जो कक्षा में जाने से पूर्व भी योजना बना ले कि उसे क्या पढ़ाना है। तो लेसन प्लान जो है वो हमारे नियोजन के सिद्धांत को समझने में आसानी दिलाती है। ये जो लेसन प्लान जो है ये हमारा नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। एक अच्छे शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।